गुड इवनिंग रेखा, वालेकुम अस्सलाम ज़ारा, गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग रोली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज ऑल यू नो कि हमारा UGC नेट इंग्लिश पेपर सेकंड का फ्री बैच यूट्यूब पर डे है 27। यूनिट फर्स्ट ड्रामा हम पढ़ चुके हैं, यूनिट सेकंड पोइट्री चल रही है, उसका लास्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे आज, द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एंड अमेरिकन पोइट्री। ठीक है, 8 लेक्चर्स में हमने यूनिट सेकंड को कंप्लीट किया है। ये 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं। प्री चौसरियन से लेकर पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन पोइट्री, प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज पोइट्री, न्यू क्लासिकल, ऑगस्टन एज, रोमांटिक एज और विक्टोरियन पोइट्री कल जो फिनिश हुई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसका नाम है मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एंड अमेरिकन पोइट्री। ठीक है, अब ये आई थिंक 3 क्लासेस में कंप्लीट होगा या 2 क्लासेस में कंप्लीट होगा, आज कल और परसों। जैसे ही आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, आपका टेस्ट होगा यूनिट सेकंड का। ठीक है, ऑडिटर इंस्टीट्यूट के ऐप पर। अगर आपने अभी तक ऑडिटर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको करुणा भेज देंगी अभी कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऑडिटर इंस्टीट्यूट टाइप कर भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हेलो रीशु सरोज, हेलो, गुड इवनिंग कीर्ति। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एंड अमेरिकन पोइट्री। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के बारे में। सुनिएगा ध्यान से। मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री एक लिटरेरी मूवमेंट है दैट इमर्ज इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, जो प्रकट हुआ 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक। मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, और इसमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिलता है ट्रेडिशनल फॉर्म्स से, ठीक है, और थीम्स से। तो वो जो पारंपरिक फॉर्म्स और पारंपरिक थीम्स थी उससे हटकर 19th एंड 20th सेंचुरी में लिखना शुरू किया राइटर्स ने एंड पोएट्स ने। तो उसी को हम मॉडर्न इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हम यहाँ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री की बात करेंगे। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ ब्रेक विद द पास्ट। इसको आप इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि एक तो जो कवि थे उन्होंने पास्ट से नाता तोड़ा कि बहुत हो गया रेमिनिसिंग करना, अतीत की यादों में खोए रहना, ठीक है, अब और नहीं। एम्ब्रेसिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, इन्होंने एक्सप्रेशन की नई नई फॉर्म्स को एम्ब्रेस करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंटेशन विद लैंग्वेज, भाषा के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एंड अ फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म, और एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर फोकस करना शुरू किया। एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, और मॉडर्न लाइफ की जो जटिलताएं हैं उन पर लिखना शुरू किया। ठीक है, अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के, वो हम पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। पहला की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सभी मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री में आपको फ्री वर्स देखने को मिलता है। मॉडर्न पोएट्स ऑफन एबंडन ट्रेडिशनल राइम स्कीम्स, मॉडर्न कवियों ने जो पारंपरिक राइम स्कीम्स थी उनको छोड़ा, जो पारंपरिक मीटर था उनका यूज़ करना छोड़ दिया। फेवरिंग फ्री वर्स, मॉडर्न पोएट्स ने फ्री वर्स को ज़्यादा तवज्जो दी, विच अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सप्रेशन, क्योंकि फ्री वर्स जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक पोएट को, और ज़्यादा एक्सप्रेशन देने की आज़ादी देता है। ठीक है, दूसरा इमेजिज्म, अ मूवमेंट विद मॉडर्न पोइट्री। इमेजिज्म एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था मॉडर्न पोइट्री में। इमेजिज्म एम्फेसाइज क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें कवियों ने जोर दिया कि हम जो एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं अपनी कविताओं में वो क्लियर होना चाहिए, वो प्रिसाइज होना चाहिए, और हम इस्तेमाल करेंगे शार्प और क्लियर इमेजरी का। यानी अगर मैं पास्टोरल इमेजरी का यूज़ कर रहा हूँ अपनी पोएम में तो साफ साफ नज़र आना चाहिए पास्टोरल इमेजरी। भेड़ बकरियाँ, चरवाहे चरवाहिने, ग्वाला ग्वालिने, वो नज़र आने चाहिए और वो स्पष्ट होना चाहिए। एजरा पाउंड एंड HD, ठीक है, यानी कि हिल्डा डूलिटिल,
वर की फिगर्स इन दिस मूवमेंट, वो इस मूवमेंट के की फिगर्स हैं, ठीक है, इमेजिज्म के। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न पोइट्री का है सिंबलिज्म और एल्यूजन। मॉडर्न पोएट्स फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड सिंबलिज्म। मॉडर्न पोएट्स लगातार इस्तेमाल कर रहे थे सिंबलिज्म का और एल्यूजन का टू कन्वे डीपर मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए, एंड टू इवोक इमोशंस को इवोक करने के लिए, और आइडियाज़ को इवोक करने के लिए इनडायरेक्टली। तो सिंबलिज्म आप जानते हैं, प्रतीकात्मकता का इस्तेमाल। एल्यूजन, जब आप किसी दूसरी रचना का जिक्र करते हैं या उसको अडेप्ट करते हैं अपनी रचना में, उसको एल्यूजन बोलते हैं। आसान भाषा में एल्यूजन को हमेशा रेफरेंस के रूप में याद रखेंगे, रेफरेंस का मतलब एल्यूजन है। फोर्थ जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न पोइट्री का, वो है फोकस ऑन द इंडिविजुअल। मॉडर्न कवियों ने, ठीक है, हमेशा, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को बहुत तवज्जो दी है, ठीक है। मैनी मॉडर्न पोएम्स एक्सप्लोर द इनर वर्किंग्स। बहुत सारी मॉडर्न कविताएं इनर वर्किंग्स को एक्सप्लोर करती हैं ह्यूमन माइंड के, कि अंदर क्या चल रहा है किसी एक व्यक्ति के। एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स की बात होती है, आइसोलेशन की बात होती है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की मॉडर्न वर्ल्ड में, कि हाँ ठीक है, मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े अच्छे बढ़िया रोड्स हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूँ। उस अकेलेपन को, उस आइसोलेशन को लिखते हैं मॉडर्न कवि। इसके अलावा जो फिफ्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न पोइट्री का, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री का, वो है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, अंशवाद, टुकड़ा, फ्रेगमेंट कहते हैं टुकड़ों को, ठीक है। मॉडर्न पोइट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स द फ्रेगमेंटेड नेचर। मॉडर्न पोइट्री प्रायः जो फ्रेगमेंटेड नेचर है कंटेम्प्रेरी लाइफ का, हमारा जीवन टुकड़ों में बटा है, उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है ये कविताएं, विद डिसजॉइंटेड सिंटेक्स। हमारा सिंटेक्स जो है वो डिसजॉइंटेड है, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे, ठीक है, और नॉन लाइनियर नरेटिव्स हैं, ठीक है। जो लिखा जाता है वो नॉन लाइनियर नरेटिव्स में लिखा जाता है, कि कहीं पर भी किसी की भी बात हो रही है, एक सीधे रास्ते पर, हमारी खुद ज़िंदगी सीधे रास्ते पर नहीं है, आज हम कुछ कर रहे हैं, कल हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है हमारी, है ना। तो उसी कॉम्प्लेक्स लाइफ को, गुड इवनिंग लता, वॉइस का क्या इशू है भैया? वॉइस का कोई इशू है भाई? अर्जुन के अलावा किसी को ज़रा बताएंगे। हमारी खुद ज़िंदगी सीधे रास्ते पर नहीं है, आज हम कुछ कर रहे हैं, कल हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है हमारी, है ना। तो उसी कॉम्प्लेक्स लाइफ, हेलो गुड इवनिंग लता, इसका क्या इशू है भैया? वॉइस का कोई इशू है भाई? अर्जुन के अलावा किसी को ज़रा बताएंगे। हमारी खुद ज़िंदगी सीधे रास्ते पर नहीं है, आज हम कुछ कर रहे हैं, कल हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है हमारी, है ना। तो उसी कॉम्प्लेक्स लाइफ, हेलो वॉइस का कोई इशू है भाई? अर्जुन के अलावा किसी, चलिए, वॉइस का कोई इशू नहीं है। राधे कृष्णा अर्जुन, हाँ जी। अर्बन थीम्स, जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न पोइट्री का, वो है अर्बन थीम्स, यानी कि शहरी थीम्स जो हैं। द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ अर्बन लाइफ, ये जो जटिलताएं हैं शहरी जीवन की, जो एलिनेशन है, अलग थलगपन है, और जो इम्पर्सनल नेचर है मॉडर्न सिटी का, आर रिकरिंग थीम्स, ये बार बार आने वाली थीम्स हैं मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री में, ठीक है। कुछ नोटेबल मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नाम है टी.एस. इलियट का। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, एग्जाम्प्लीफाई द फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, ये एग्जाम्पल है अंशवादी स्ट्रक्चर का, और रिच एल्यूजन्स का, टिपिकल ऑफ मॉडर्न पोइट्री, जो टिपिकली मॉडर्न पोइट्री में देखने को मिलता है। W.B. ईट्स हैं। दो हिज वर्क स्पेंस द ट्रांजिशन फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू मॉडर्निज्म, वैसे तो ये रोमांटिसिज्म, आधे रोमांटिसिज्म में थे, आधे मॉडर्निज्म में हैं ये, ठीक है। ईट्स लेटर पोइट्री, लेकिन ईट्स ने जो बाद की पोइट्री लिखी है मॉडर्निज्म में, जैसे कि द सेकंड कमिंग, वो रिफ्लेक्ट करती है मॉडर्निस्टिक थीम्स को, ठीक है। कैसे? केओस और जो डिसइंटीग्रेशन है हमारे मॉडर्न दुनिया का, चारों तरफ अराजकता मची हुई है, ठीक है, कोई इंटीग्रिटी नहीं है हम लोगों के जीवन में, उसको बहुत अच्छे से W.B. ईट्स लिखते हैं अपने लेट ईयर्स में। एजरा पाउंड है, अ लीडर इन द इमेजिस्ट मूवमेंट, ये इमेजिस्ट मूवमेंट के नेता हैं भैया, इन्होंने ही शुरू किया है एजरा पाउंड ने। हिज पोइट्री एम्फेसाइज इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, इनकी पोइट्री में लैंग्वेज की इकोनॉमी को बहुत एम्फेसाइज किया गया।
एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इमेज, और कहा गया कि कितनी महत्वपूर्ण है इमेज, कि आपकी कोई पोयम पढ़े रीडर तो उसके मन मस्तिष्क में वो सारे लैंडस्केप बनने चाहिए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। W.H. ऑर्डन है, नोन फॉर हिज इंटेलेक्चुअल रिगॉर, ये अपने बौद्धिकता के लिए जाने जाते हैं। ऑर्डन्स पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर सोशल, इनकी पोएट्री में प्रायः सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मुद्दों को उठाया जाता है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। डिलन थॉमस हैं, दो ऑफन एसोसिएटेड विद रोमांटिसिज्म, डिलन थॉमस को प्रायः हम रोमांटिसिज्म से जोड़ते हैं। हिज विविड इमेजरी, लेकिन जिस विविधताओं से ये इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन कंडीशन को, प्लेस हिम विद इन द मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन, इनको हम मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन में भी रख सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी पोएट्स, मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री ने अभी हमारे समकालीन कवियों को भी प्रभावित करना जारी रखा है, विद इट्स एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि मॉडर्न पोएट्री में ही हमें एक्सपेरिमेंट करना सिखाया गया कविताओं के साथ, वो हम अभी भी कर रहे हैं। इट्स एम्ब्रेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री ने जटिलताओं को पकड़ा है कि हम जटिल लिखेंगे, एंड इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, और हम इंसानी अनुभवों को एक्सप्लोर करेंगे कविताओं में। रैपिडली चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड, इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के जो अनुभव हैं, ठीक है, ये थी मॉडर्न पोएट्री की बात। अब हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट्री की। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट्री का मतलब क्या है, आपके और मेरे ज़माने का, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट्री टिपिकली रेफरिंग टू पोएट्री रिटन फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी। हम कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट्री यूजुअली 20वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1950 के बाद से जो लिखी जा रही है उसको मानते हैं, अभी तक, प्रेजेंट तक। कॉन्टिन्यूस द एवोल्यूशन ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन, इसमें जो पोएटिक एक्सप्रेशन का एवोल्यूशन है वो अभी भी जारी है, वाइल रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, और अभी भी जो आधुनिक जीवन की जटिलताएं हैं उनकी बात हो रही है। दिस पीरियड इज़ मार्क्ड बाय अ डाइवर्स रेंज ऑफ वॉइसेस, इस पीरियड में हमने अलग अलग आवाज़ों को देखा कविताओं में, अलग अलग स्टाइल्स देखे और अलग अलग थीम्स देखी। विद पोएट्स ऑफन एक्सप्लोरिंग पर्सनल आइडेंटिटी, कवि इन कविताओं में जो कंटेम्प्रेरी कवि हैं आपके और मेरी उम्र के, हमारे दौर के, ये पर्सनल आइडेंटिटी पर कविताएं लिखते हैं, अपने आप को खोजते हैं, सोशल मुद्दे उठाते हैं, ग्लोबल कंसर्न्स होते हैं, इनकी पूरी दुनिया की चिंताएं रखते हैं, थ्रू इनोवेटिव फॉर्म्स एंड टेक्निक्स, अलग अलग इनोवेटिव फॉर्म्स एंड टेक्निक्स के जरिए। अब कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट्री के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस, अलग अलग आवाज़ें, आवाज़ों में विविधता है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स, कंटेम्प्रेरी पोएट्री में जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो नज़रिए हैं, वो बहुत अलग हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अब तो हमें ऐसी कविताएं भी देखने को मिलती हैं जिसमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का नज़रिया हमें देखने को मिल रहा है। आसान भाषा में समझ लीजिए, आज से 100 साल पहले जाएंगे तो आपको दलित आवाज़ें नहीं मिलेंगी लिटरेचर में, ठीक है, काव्य में नहीं मिलेंगी दलित आवाज़ें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर, ठीक है। लेकिन अभी पिछले 50-60 सालों में बहुत सारे दलित राइटर्स उभर कर आए हैं, बहुत सारे दलित कवि उभर कर आए हैं, ठीक है। तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव से एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आप इसे अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वहाँ ब्लैक अमेरिकन कवि आए हैं निकल कर बाहर, ठीक है। तो मार्जिनलाइज जो हैं इंग्लिश पोइट्री में, जो वहाँ पर मुस्लिम कवि हैं इंग्लैंड में रहने वाले, वो आए हैं, आयरिश कवि निकल कर आए हैं, या जो और एबोरिजिनस कवि हैं वो निकल कर आए हैं। तो डाइवर्सिटी है अभी आवाज़ों में, है ना, अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कविताओं में। पोएट्स फ्रॉम वेरियस एथनिक, अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले कवि हैं, कल्चर से बिलोंग करने वाले, जेंडर बैकग्राउंड्स के, ठीक है। जैसे अब सिर्फ औरतें ही नहीं हैं, सिर्फ मर्द नहीं हैं, हैं अभी ट्रांसजेंडर्स कविताएं लिख रहे हैं, है ना, हैव बिकम प्रोमिनेंट, ये सब प्रोमिनेंट हुआ है कंटेम्प्रेरी पोइट्री में। रिफ्लेक्टिंग द मल्टी कल्चरल नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसका जो नेचर है वो मल्टी कल्चरल हो गया है। अब पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर कल्चर हो, ठीक है। अब हर देश में हर कल्चर है, भले कहीं थोड़ा है कहीं ज़्यादा है, और वो हमें अपनी कविताओं में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्री वर्स डोमिनेंस, मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री में भी फ्री वर्स डोमिनेट किया था, अभी भी डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि आसान होता है फ्री वर्स में लिखना। फ्री वर्स कवियों को कल्पना करने की आज़ादी देता है। मीटर के चक्कर में लगे रहे, राइम के चक्कर में लगे रहे तो हम अपनी बात नहीं कह पाते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। फ्री वर्स उस प्रॉब्लम से आज़ाद करता है कवियों को। फ्री वर्स रिमेन्स डोमिनेंट फॉर्म, फ्री वर्स अभी भी डोमिनेंट फॉर्म है। अलाउिंग पोएट्स टू ब्रेक अवे, ये अलाउ करता है कि कवि अपने आप को छुड़ा सकता है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से
और वो एक्सप्लोर कर सकता है ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस को। तीसरा की कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटेम्प्रेरी पोइट्री का इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, अब इंटरडिसिप्लिनरी को हिंदी में क्या बोलता है आई डोंट नो, लेकिन मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ इसे। मैनी कंटेम्प्रेरी पोएट्स ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर आर्ट फॉर्म्स। कई कंटेम्प्रेरी कवि जो हैं वो दूसरी आर्ट फॉर्म से इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे कि म्यूजिक से, विजुअल आर्ट से, फिल्म से, ब्लेंडिंग दीज इन्फ्लुएंसेस इनटू देयर वर्क, और वो इन प्रभावों का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में करते हैं। एग्जाम्पल, अब इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है, हिंदी में मुझे नहीं पता इंटरडिसिप्लिनरी को क्या बोलेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक मूवी देखी, जैसे अभी एक मूवी आई थी लापता लेडीज़, नेटफ्लिक्स पर है और बहुत फेमस मूवी हुई है वो, और बहुत अच्छी मूवी, मैंने भी नहीं देखी लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस साल की सबसे बेहतरीन मूवी है वो बॉलीवुड की। तो उस मूवी को देखकर बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी हैं, हमारा सामना हुआ इंस्टा पर इधर उधर। तो ऐसा होता कि आप विजुअल आर्ट को देखकर इंस्पायर हो गए, आपने कविता लिख दी, म्यूज़िक सुना आपने, उस म्यूज़िक से इंस्पायर होकर कविताएं लिख दी आपने। ठीक है, तो वो अभी देखने को मिल रहा है कंटेम्प्रेरी पीरियड में, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है सोशल और पॉलिटिकल एंगेजमेंट। कंटेम्प्रेरी पोइट्री ऑफन एड्रेसेस प्रेसिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। कंटेम्प्रेरी पोइट्री में बहुत ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया जा रहा है, जैसे कि रेसिज्म पर कविताएं लिखी जा रही हैं, फेमिनिज्म पर लिखी जा रही हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ह्यूमन राइट्स पर कविताएं लिखी जा रही हैं, मेकिंग पोइट्री अ व्हीकल। अब हो क्या रहा है कि कंटेम्प्रेरी पोएट जो हैं वो काव्य को एक वाहन बना रहे हैं एक्टिविज्म और चेंज का। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनल और कन्वेंशनल। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी कविताएं लिखी जा रही हैं इस दुनिया में अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में, उसमें 50 to 60% कविताएं पर्सनल या कन्फेशनल होती हैं। कवि मोस्टली अपने बारे में लिखता है। बिल्डिंग ऑन द कन्फेशनल पोइट्री ऑफ द मिड 20th सेंचुरी, ये मिड 20th सेंचुरी में शुरू हुआ कि कवि कन्फेस कर रहा है कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में, देखो मेरे साथ ये हुआ है, देखो मेरे साथ ये हुआ है। कंटेम्प्रेरी पोएट्स ऑफन राइट अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कंटेम्प्रेरी पोएट्स भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर लिखने लगे हैं, पर्सनल इमोशंस पर लिखते हैं, रिलेशनशिप्स पर लिखते हैं अपनी, है ना, प्रोवाइडिंग इंटीमेट ग्लिम्सेस इनटू देयर लाइव्स। इससे हमें बहुत ही इंटीमेट झलक देखने को मिलती है उनके पर्सनल जीवन की। जैसे ब्रेकअप हो गया किसी का, तो वो अपने ब्रेकअप पर कविता लिख रहा है, तो उससे हमें उसके ब्रेकअप की कहानी पता चल रही है ना। तो वो पर्सनल और कन्फेशनल लिखने का जो चलन है, जो मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री में शुरू हुआ, वो कंटेम्प्रेरी कवियों ने भी जारी रखा है और अभी भी लिखा जा रहा है। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपेरिमेंटेशन विथ फॉर्म एंड लैंग्वेज। कंटेम्प्रेरी कवियों ने फॉर्म्स और लैंग्वेजेस के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी पोएट्स फ्रिक्वेंटली एक्सपेरिमेंट विद लैंग्वेज। कंटेम्प्रेरी कवियों ने लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया, सिंटेक्स के साथ, फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। सम यूज़ हाइब्रिड फॉर्म्स, कई कवि हाइब्रिड फॉर्म्स का यूज़ करते हैं दैट ब्लर द बाउंड्रीज बिटवीन पोएट्री एंड प्रोज। इससे क्या होता है कि जो बाउंड्रीज हैं पोएट्री एंड प्रोज के बीच वो धुंधली पड़ जाती हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कमला दास। ठीक है, कमला दास की अगर आपने पोएट्री पढ़ी है तो अगर आप मतलब जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके सामने कमला दास की पोएट्री रख दी जाए तो वो शायद ऐसे की तरह पढ़ दे उसे। ठीक है ना, तो वो हाइब्रिड फॉर्म है जिसमें प्रोज एंड पोएट्री दोनों का मिश्रण है। कमला दास आप आई हो आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा होगा कमला दास का। ठीक है, वाइल अदर्स प्ले विद टाइपोग्राफी एंड विजुअल लेआउट। कुछ लोग टाइपोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ लोग विजुअल आर्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं, विजुअल लेआउट का इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे जो हमारी किताब है लव लाइफ एंड लेसन्स, तो हमारी किताब में फ़ोटोज़ हैं हमारी पोएट्री के साथ लगे हुए। ठीक है, तो वो विजुअल लेआउट का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो हमने फॉर्म्स एंड लैंग्वेजेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया है कविताओं में। ठीक है, आगे देखिए, सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंटेम्प्रेरी पोइट्री का वो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। भाई अब कोई कवि सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं लिख रहा है, अपनी एथनिसिटी से आया तो अपनी एथनिसिटी से लिख रहा है। ठीक है, अपने समाज अपने कल्चर के बारे में लिख रहा है, लेकिन कंटेम्प्रेरी कवियों में एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। विद द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरनेट का उदय हुआ, ग्लोबल कम्युनिकेशन का उदय हुआ, कंटेम्प्रेरी पोएट्री इज इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड। कंटेम्प्रेरी पोएट्री काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से।
विथ पोएट्स एंगेजिंग विथ थीम्स एंड स्टाइल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। कवि इस तरह की थीम्स एंड स्टाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, कन्वेंशनल पोएट भी हैं कमला दास, बिल्कुल सही बात है लता। अब नोटेबल कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट्स के बारे में जान लेते हैं। जितने भी नाम हम आपको पढ़ाने वाले हैं अगले 2-4-5 मिनट में, मुझे नहीं लगता आप में से आपने एक का भी नाम सुना होगा, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग। सीमस हेनी नोबल लॉरिएट हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के, ठीक है, और हेनीज वर्क ऑफन रिफ्लेक्ट्स ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप ऑफ आयरलैंड। हेनी की रचनाओं में, इनकी कविताओं में आप आयरलैंड के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को देखते हैं एज वेल एज ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, और वो अपनी कविताओं में इंसानी अनुभवों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लिखते हैं। कैरोल एंड डफी हैं हमारे दौर के फर्स्ट फीमेल पोएट लॉरिएट ऑफ द यूके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस साल बनाया गया था उस साल के बाद 3-4 साल लगातार यूजीसी नेट पे पूछा गया था, अभी भी पूछा जा सकता है और पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो कैरोल एंड डफी पहली फीमेल पोएट थी, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की, जिन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया था। डफीज वर्क इज़ नोन फॉर इट्स एक्सेसिबल लैंग्वेज। इनकी रचनाओं को हम एक्सेसिबल लैंग्वेज के लिए जानते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर, ये अपनी कविताओं में जेंडर को एक्सप्लोर करती हैं, आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करती हैं और यादों पर, मेमोरी पर लिखती हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह। साइमन आर्टेमिज हैं करंटली द पोएट लॉरिएट ऑफ द यूके। अभी फ़िलहाल ये यूके के पोएट लॉरिएट हैं अभी, ठीक है। अब कितने सारे पोएट लॉरिएट आपने पढ़े हैं, ठीक है, ये रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट रहे, ये रहे, वो रहे, है ना। अभी फ़िलहाल यूनाइटेड किंगडम के पोएट लॉरिएट साइमन आर्मिटेज हैं। आर्मिटेज पोएट्री ऑफन कंबाइंस द वर्नाकुलर। आर्मिटेज की पोएट्री में प्रायः आम बोलचाल की भाषा, वर्नाकुलर कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा होती है, और क्लासिकल रेफरेंसेस होते हैं कुछ। एक्सप्लोरिंग बोथ पर्सनल एंड सोसाइटल इश्यूज़, वो इस अपनी कविताओं में पर्सनल मुद्दे भी उठाते हैं और सोसाइटी के मुद्दे भी उठाते हैं। पॉल मॉल्डून हैं, ये एक आयरिश कवि हैं, नोन फॉर हिज प्लेफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत ही जीवांत, बहुत ही प्लेफुल कविताएं लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिक रेफरेंसेस देते हैं। मल्डून्स वर्क से स्पेंस अ वाइड रेंज ऑफ थीम्स एंड स्टाइल्स। मल्डून्स की वर्क में आपको बहुत सारी थीम्स एंड बहुत सारे स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। एलिस ऑसवाल्ड हैं, नोन फॉर हर इकोलॉजिकल थीम्स। ये अपनी इकोलॉजिकल थीम्स के लिए फेमस हैं, इनोवेटिवली यूज़ करती हैं फॉर्म का। ऑसवाल्ड्स पोएट्री ऑफन ड्रॉज ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। ऑसवाल्ड की पोएट्री में आपको नेचुरल वर्ल्ड पर लिखी कविताएं मिलेंगी, मिथ पर लिखी और हिस्ट्री पर लिखी कविताएं मिलेंगी, ठीक है। और इकोलॉजिकल थीम्स तो हैं ही इनकी, तो वो इकोलॉजी पर लिखती हैं बहुत ज़्यादा। क्लॉडिया रैंकिन हैं तो अमेरिकन, बट रैंकिन्स वर्क हैज़ हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश पोएट्री। लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है इंग्लिश पोएट्री में, पर्टिकुलरली विद हर बुक। पर्टिकुलरली की किताब है सिटीजन एन अमेरिकन लिरिक विच ब्लेंड्स पोएट्री। इसमें पोएट्री है, एस्से है, विजुअल आर्ट है, टू एक्सप्लोर इश्यूज ऑफ रेस एंड आइडेंटिटी। इसमें वो रेस और आइडेंटिटी के मुद्दे को एक्सप्लोर कर रही हैं, पहचान के मुद्दे को एक्सप्लोर कर रही हैं, ठीक है। तो पहचान का मुद्दा अभी फ़िलहाल लिटरेचर में बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, बहुत बड़ा। जैसे यूजीसी नेट में कई बारी से दलित लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दलित लिटरेचर पहचान का मुद्दा है भारत में, ठीक है, कि यस हम भी इस समाज का हिस्सा हैं, हमारा भी एक साहित्य है, ठीक है, तो हमारा साहित्य पढ़िए। तो पहचान का मुद्दा, जैसे ब्रिटेन में, अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन्स का, ठीक है, अरब्स का, मुस्लिम्स का जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा पीक पर है, लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में, लोग उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थीम्स इन कंटेम्प्रेरी पोइट्री। कंटेम्प्रेरी पोइट्री में थीम्स कैसे इस्तेमाल की गई हैं? तो कंटेम्प्रेरी पोइट्री में आइडेंटिटी और बॉडी, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कविताएं हैं। मैनी कंटेम्प्रेरी पोइट्स एक्सप्लोर इश्यूज़ ऑफ आइडेंटिटी। कई सारे कंटेम्प्रेरी कवि जो हैं वो पहचान के मुद्दे पर कविताएं लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग रेस, जिसमें रेस शामिल है, जेंडर शामिल है, सेक्सुअलिटी शामिल है और बॉडी शामिल है। ऑफन चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जिसमें प्राय वो चैलेंज करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीदों को, ठीक है। जैसे यूजीसी नेट में 2-4 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स हो जा रहे हैं दलित लिटरेचर से और LGBTQ से, ठीक है। कंटेम्प्रेरी पोइट्री में सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत कुछ है, जेंडर को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है, बॉडी को लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा है,
और रेस को लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, ठीक है। लोग अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एक गे अपनी पहचान ढूंढ रहा है पोएट्री लिखकर, कोई लड़की जो अपना आपको ये समझ रही है कि मुझे लड़का होना चाहिए, वो अपनी बॉडी की पहचान को लेकर कविताएं लिख रही है। कोई लड़का जिसे लग रहा है कि वो लड़का नहीं लड़की होना चाहिए था, तो वो अपने जेंडर को लेकर कविताएं लिख रहा है। कोई माइनॉरिटी, कोई मुसलमान भारत में अपनी पहचान को लेकर कविता लिख रहा है। तो आइडेंटिटी एंड द बॉडी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी पोइट्री की थीम है एक। दूसरी थीम है इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है। विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, सबको पता है कि पतन हो रहा है एनवायरमेंट का। पोएट्स आर इंक्रीजिंगली फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। कवि ज़्यादा फोकस हो रहे हैं कि रिश्ता क्या है इंसानों और नेचर के बीच का, उसके ऊपर बहुत कविताएं लिखी जा रही हैं। जैसे उत्तराखंड में इस वक्त मैं बैठा हूँ, उत्तराखंड में न जाने कितने यंग कवि हैं जो पहाड़ों पर हो रही दुर्दशाओं पर कविताएं लिख रहे हैं, ठीक है। आपके और मेरे कंटेम्प्रेरी जो हैं, अभी बहुत फेमस नहीं है लेकिन हो सकते हैं फेमस अगले 20, 25, 30 सालों में, ठीक है। तो इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स पर कविताएं हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, यहाँ तक नहीं पहुँचता उनका कुछ भी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कितने सारे कवि हैं जो वहाँ की इकोलॉजी पर कविताएं लिख रहे हैं, जो वहाँ के एनवायरमेंटल कंसर्न्स पर कविताएं लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरी जो थीम है वो है ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, डिजिटल कल्चर का जो इम्पैक्ट है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, टेक्नोलॉजी का जो है, इज़ अ रिकरिंग थीम। ये एक रिकरिंग थीम है। विद पोएट्स एग्जामिनिंग हाउ दीज फोर्सेस शेप मॉडर्न लाइफ। कवि लगातार एग्जामिन कर रहे हैं कि ये किस तरह से मॉडर्न लाइफ को शेप दे रही हैं ये सारी चीज़ें। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट्री इज़ वाइब्रेंट। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट्री एक वाइब्रेंट और हमेशा इवॉल्व होने वाला काव्य है। रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वी लिव इन टुडे। ये कविताएं रिफ्लेक्ट कर रही हैं जिस तरह से विविधता और इंटरकनेक्टेड दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, वो कविताएं उसी विविधता को बता रही हैं, ठीक है। जैसे एक यूट्यूब फैन है हमारी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, फेसबुक पर हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। मुझे उनका सरनेम याद है, द्विवेदी, फर्स्ट नेम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने ईद पर एक कविता लिखी थी कोविड के दौरान, ठीक है, कि एक बच्चा जो ईद मनाना चाह रहा है बट कोविड की वजह से वो ईद नहीं मना पा रहा है और वो नहीं जा पा रहा है अपने रिश्तेदारों से मिलने, खीर बांटने। तो उस पर एक बहुत प्यारी सी कविता लिखी थी उन्होंने, और उन्होंने मुझे सबसे पहले मुझे भेजी थी कि ये देखिए मैंने लिखी, आपको कैसी लगी। बहुत प्यारी सी, बहुत हल्की, बहुत सुंदर सी पोएम थी। तो ये जो कविताएं हैं ये दिखा रही हैं कि हमारा जो दुनिया है वो कितनी डाइवर्स है और कितनी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। इट चैलेंजेस रीडर्स टू एंगेज विद कॉम्प्लेक्स इश्यूज़। ये कविताएं, कंटेम्प्रेरी काव्य जो है वो रीडर्स को चैलेंज करता है कि हम कॉम्प्लेक्स इश्यूज से एंगेज रहें और ऑफ़र करते रहें मल्टीट्यूड ऑफ वॉइसेस को, कई सारी आवाज़ें, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल दिया, दैट रेजोनेट विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ द प्रेजेंट एरा। ये सारी कविताएं रेजोनेट कर रही हैं प्रेजेंट एरा के अनुभवों से, ठीक है। नहीं, मैं उत्तराखंड से नहीं, मैं तो यूपी से ही हूँ, बट माई वाइफ इज़ वर्किंग इन देहरादून, सो अभी हम देहरादून शिफ्ट हो गए हैं दोनों। तो अभी राइट नाउ आई एम इन देहरादून। ठीक है, तो मॉडर्न पोइट्री हो गया, कंटेम्प्रेरी पोइट्री हो गया, अब हम पढ़ेंगे अमेरिकन पोइट्री के बारे में, ठीक है। तो सुनिएगा। थैंक यू अर्जुन। अमेरिकन पोइट्री हैज़ अ रिच एंड वेरीड हिस्ट्री। अमेरिकन पोइट्री का एक रिच और वेरीड हिस्ट्री है, विविधताओं से भरा एक इतिहास है। रिफ्लेक्टिंग द नेशंस डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप। ये काव्य दिखाता है उस देश के डाइवर्स कल्चर को, खैर इतना भी डाइवर्स नहीं जितना हम लोगों का, भारतीयों का, ठीक है। तो लेकिन वो दिखाता है, डाइवर्सिटी तो है वहाँ पर भी अमेरिका में फ़िलहाल। ब्लैक अमेरिकन्स हैं, वाइट अमेरिकन्स हैं, रेड इंडियंस हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी तो है। और फिर राज्य बहुत सारे हैं, आई थिंक 52 राज्य हैं, 52, तो सबके अलग अलग कल्चर हैं। सोशल चेंजेस को दिखाता है काव्य, इवॉल्विंग लिटरेरी मूवमेंट्स को दिखाता है, किस तरह से लिटरेरी मूवमेंट चल रहे हैं फ्रॉम द अर्ली कॉलोनियल पीरियड टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स, जब से वो कॉलोनी थे ब्रिटेन की और अभी प्रेजेंट टाइम तक।
अमेरिकन पोएट्स हैव कॉन्टिन्यूसली रिडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन। अमेरिकी कवियों ने लगातार, ठीक है, रिडिफाइन किया है पोइटिक एक्सप्रेशन की बाउंड्रीज को। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम पढ़ेंगे अर्ली अमेरिकन पोइट्री, ठीक है, शुरुआती अमेरिकन पोइट्री के बारे में, यानी 17th सेंचुरी में जो अमेरिका में पोइट्री लिखी जा रही थी उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कॉलोनियल पोइट्री। अर्ली अमेरिकन पोइट्री वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश लिटरेरी ट्रेडिशंस। जो शुरुआती अमेरिकन पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी ब्रिटिश लिटरेरी ट्रेडिशन से, ब्रिटेन के परंपराओं से, क्योंकि उनके गुलाम थे वो लोग, जैसे हम गुलाम थे। पोएट्स लाइक एन ब्रैडस्ट्रीट, कुछ कवि जैसे कि एन ब्रैडस्ट्रीट कंसीडर्ड द फर्स्ट पब्लिश्ड अमेरिकन पोएट, इन्हें माना जाता है कि पहले पब्लिश्ड अमेरिकन पोएट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा इसको। रोट इन प्यूरिटन स्टाइल, इन्होंने प्यूरिटन स्टाइल पर लिखा था, मिल्टन के ज़माने वाले स्टाइल पर, रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस एंड पर्सनल थीम्स, जिसमें वो रिलीजियस एंड पर्सनल थीम्स को इस्तेमाल कर रहे थे। तो कॉलोनियल पोइट्री तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी ब्रिटेन से। फिर आया रेवोल्यूशनरी एरा, जब अमेरिका के लोगों ने ये ठाना कि हमें अब आज़ादी चाहिए ब्रिटिश रूल से, ठीक है, अब हम आज़ाद हो रहे हैं, वो रेवोल्यूशनरी एरा है। ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन क्रांति के दौरान, पोइट्री बिकेम अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स। पोइट्री माध्यम बनी, इससे देशभक्ति दिखाई जाने लगी। फिलिस व्हीटली एक नाम के कवि हैं, एन एनस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन पोएट, ठीक है, ये एक गुलाम, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन कवि हैं। गेन्ड प्रोमिनेंस फॉर हर पोएम्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस हासिल किया अपनी कविताओं से, दैट एंगेज विथ थीम्स ऑफ फ्रीडम एंड रिलीजन, जिसमें उन्होंने आज़ादी और धर्म के बारे में लिखा। फिलिस व्हीटली अमेरिकन पोइट्री में कितना बड़ा नाम है वो हम आपको बता नहीं सकते। और मैंने कई बार डिस्कशंस में ये पाया है, जब भी डिस्कशन होता है अमेरिकन पोइट्री का किसी के साथ, कि बहुत सारे लोग फिलिस व्हीटली को जानते ही नहीं हैं। लेकिन फिलिस व्हीटली अमेरिकन पोइट्री में बहुत बड़ा नाम है, हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि आप जानें, इसलिए हम फिलिस व्हीटली को डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, ठीक है, अलग से जैसे हम राइटर पढ़ते हैं। तो ये अफ्रीकन अमेरिकन पोइट है, फ़ोटो भी दिखाएंगे नीचे फ़ोटो भी है इनका। चलिए, तो 17 और 18 सेंचुरी का अमेरिकन पोइट्री हो गया। अब हम 19 सेंचुरी पर चलते हैं, द राइज ऑफ अमेरिकन वॉइसेस। 17 सेंचुरी में थैंक यू अर्जुन, ओह कहाँ जा रहे हो भाई, सॉरी, थैंक यू अर्जुन। आई होप कि जितने भी लिटरेरी लवर हैं वो सब हमारे चैनल पर आ जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं हमें दुनिया में, ठीक है, लिटरेरी क्लब्स बनाने हैं, ठीक है, जहाँ हम मिल सकें, बैठ सकें और लिटरेचर पर डिस्कशन कर सकें, एक दूसरे की लिखी कविताएं पढ़ सकें, पढ़ा सकें, ठीक है। तो अभी वैसे जुनूनी लोग अब बहुत कम हैं हमारे चैनल्स पर, और जो क्राउड है मेरे जैसे चैनल्स पर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चों का, वो मोस्टली वही है जो अपने ग्रेजुएशन ईयर या पीजी के ईयर्स में ज़्यादा अच्छे टीचर से पढ़ नहीं पाया, वो चित्रा पढ़कर या गाइड्स पढ़कर पास हुआ है, तो वैसा क्राउड ज़्यादा है, तो इसलिए वो डिस्कशन, वो डीप डिस्कशंस नहीं होता है। दूसरा, स्टीरियोटिपिकल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, जो अपने समाज से, अपने शहर से बाहर नहीं निकले हैं, तो उनका जो दायरा है, मानसिक दायरा है, वो बहुत संकीर्ण है। तो कुछ मुद्दों पर उनसे बात करते हुए भी घबराहट सी होती है। जैसे जो हमसे यूपी टीजीटी पढ़े हैं वो जानते हैं कि हम मिल्टन शुरू होने से पहले वैधानिक चेतावनी देते हैं कि मिल्टन अगले 30-35 दिन मिल्टन चलेगा, और मिल्टन बहुत सारी कड़वी बातें करेंगे जो यूपी के बच्चों को समझ से परे हो जाती हैं कभी कभार, ठीक है। जैसे गार्ल्स वर्दी पढ़ाने से पहले हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगले 10-15-20 दिन जब तक हम गार्ल्स वर्दी पढ़ाएंगे आपको, तो अपर क्लास और लोअर क्लास की बात होगी, तो वो अपर क्लास और लोअर क्लास है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं है, ठीक है। तो बच्चा भी बिल्कुल वैसे है जैसे बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, एक छोटी छोटी बात बतानी पड़ती है। तो वो जो डीप डिस्कशंस हैं लिटरेचर को लेकर, जो किसी लिटरेरी क्लब में हो सकते हैं, उसकी बहुत कमी है इंडिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमी है इंडिया में,
ठीक है, तो जो जुनूनी लोग हैं लिटरेचर के वो बहुत कम हैं, पता नहीं कहाँ हैं। चलिए, तो 17th सेंचुरी हो गया, 18th सेंचुरी हो गया। 17th सेंचुरी में क्योंकि कॉलोनी थे अंग्रेज़ों की, अमेरिकन्स, तो इसलिए वहाँ से प्रभावित होकर लिख रहे थे। 18th सेंचुरी में क्रांति कर रहे थे, अब्राहम लिंकन आ चुके थे 18th सेंचुरी में, आज़ादी वज़ादी ले ली इन्होंने, तो वहाँ से प्रेरित होकर पेट्रियाटिक लाइन्स लिख रहे थे। 19th सेंचुरी में सब कुछ ठीक हो गया इनके देश में, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने तरक्की करनी शुरू करी। अमेरिका, जो अमेरिका बना दुनिया की सबसे बड़ी पावर, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो। अब जब यहाँ से समाज बदल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से काव्य भी बदलेगा। सुनिएगा, सबसे पहला रोमांटिसिज्म और ट्रांसकेंडेंटलिज्म। द 19th century saw the emergence of distinctly American literary voices. 19th century ने एक इमर्जेंस देखा कि स्पष्ट रूप से अमेरिकन लिटरेरी वॉइसेस पैदा हुई, ठीक है। क्या गलत टाइम पे कॉल करते हैं भाई। तो जो पूरी तरह से अमेरिकन थी, किसी भी बाहरी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं, ठीक है। पोएट्स लाइक राल्फ वाल्डो इमर्सन, कुछ कवि आए जैसे कि राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, इनको डिटेल में पढ़ने वाले नीचे हम, वर सेंट्रल फिगर्स इन अमेरिकन रोमांटिसिज्म। ये अमेरिकन रोमांटिसिज्म की सेंट्रल फिगर थे। सेलिब्रेटिंग नेचर, इसमें ये नेचर को सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडिविजुअलिज्म को और स्पिरिचुअलिटी को। वॉल्ट विटमैन, ठीक है, इनको भी हम जो हैं जानते हैं, वॉल्ट विटमैन को, बहुत बड़े कवि हैं। ऑफन कंसीडर द फादर ऑफ फ्री वर्स, वॉल्ट विटमैन को हम कंसीडर करते हैं फ्री वर्स का पिता कहते हैं इन्हें। विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास, विटमैन का एक संकलन है, काव्य संकलन लीव्स ऑफ ग्रास करके 1855 में। रेवोल्यूशनलाइज्ड अमेरिकन पोइट्री, इस अकेली किताब ने पूरे अमेरिकन पोइट्री को भैया क्रांति में झोंक दिया। विद इट्स एक्सपेंसिव सेलिब्रेटरी स्टाइल, इसका एक एक्सपेंसिव सेलिब्रेटरी स्टाइल था दैट इम्प्रेस डेमोक्रेसी, जिसमें डेमोक्रेसी को इम्प्रेस किया गया, ह्यूमन बॉडी के बारे में लिखा गया और इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में लिखा गया कि हम सबका जीवन एक दूसरे से कनेक्टेड है। एमिली डिकिंसन 19th सेंचुरी में, बहुत बड़ा नाम। डिकिंसन्स इंट्रोस्पेक्टिव इनोवेटिव पोएम्स, डिकिंसन खुद को ढूंढती थी अपनी कविताओं में, इनोवेटिव कविताएं लिखती थीं, कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ब्रेविटी, इनकी कविताएं अल्पता में लिखी जाती थी। ब्रेविटी कहते हैं जिसमें कम शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। अनयूजुअल पंक्चुएशन होता था इनकी कविताओं में, कहीं पर भी कॉमा लग रहा है, कहीं पर भी, ठीक है, सेमीकोलन लगा रही हैं। एन एक्सप्लोरेशन ऑफ डेथ, डेथ के बारे में बहुत लिखा है मिली ने, इमॉर्टैलिटी के बारे में लिखा है, सेल्फ के बारे में लिखा है। वर लार्जली अनपब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ज़्यादातर कविताएं तो जब तक जिंदा रहीं पब्लिश ही नहीं हुई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 7 कविता ही पब्लिश हुई थी एमिली डिकिंसन की उनके जीते जी, बट हैव सिंस बिकम सेंट्रल टू अमेरिकन लिटरेचर। लेकिन मरने के बाद जब कविताएं पब्लिश होनी शुरू हुई हैं, भाई ये अमेरिकन लिटरेचर की सेंट्रल फिगर हैं एमिली डिकिंसन, ठीक है। तो 17th, 18th, 19th सेंचुरी, ये 3 सदियां हो गई हैं इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर की और अमेरिकन पोइट्री की एक्चुअली। अभी हम चलते हैं 20th सेंचुरी की पोइट्री पर। इसमें आया मॉडर्निज्म और उसके बाद की चीज़ें। मॉडर्निज्म, द अर्ली 20th सेंचुरी ब्रॉट मॉडर्निज्म टू अमेरिकन पोइट्री। शुरुआती 20वीं शताब्दी अमेरिकन पोइट्री में मॉडर्निज्म को लेकर आई। कुछ कवि उभरे 20वीं शताब्दी में, बहुत बड़े नाम जैसे कि T.S. इलियट और एजरा पाउंड, लीडिंग द चार्ज, वो लीड कर रहे थे। Their work reflected the disillusionment of the post World War era. इनकी रचनाओं में आप ये देख सकते हैं कि वो जो भ्रम टूटा था लोगों का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, उसको ये बहुत खूबसूरती से दर्शाते हैं कि जिस रिलीजन पर आप बिलीव करते हैं वो इतना भी ताकतवर नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। जिस सरकार पर आप बिलीव करते हैं वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही है। जिन इंस्टीट्यूशंस पर आप बिलीव कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो वो जो भ्रम टूटा लोगों का, वो इनकी पोइट्री में देखने को मिला। emphasizing fragmentation, illusion and a break from traditional forms. हार्लेम रेनेसांस, बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं जी, और मैं ये बोलूँगा कि अगर आप खुद से पढ़ सकें, सेल्फ स्टडी कर सकें, तो हार्लेम रेनेसांस के बारे में पढ़िएगा। क्या है सुनिए। दिस कल्चरल मूवमेंट, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था
1920s के दशक में शुरू हुआ, 1920, 21, 22 वहाँ से, और 1930 तक रहा, ठीक है, लगभग 20 साल। 100 अफ्रीकन अमेरिकन पोएट्स, इसमें अफ्रीकन अमेरिकन पोएट्स आए जैसे कि लैंगस्टन ह्यूज, क्लाउड मकाई, यूजिंग पोइट्री, और इन दोनों ने पोइट्री का इस्तेमाल करना शुरू किया टू एक्सप्लोर रेशियल आइडेंटिटी, अपनी रेशियल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। सोशल जस्टिस के ऊपर कविताएं लिखी, सामाजिक न्याय की सारी नौकरियां वाइट्स के पास ही क्यों हैं, हर जगह वाइट्स ही क्यों हैं, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस के ऊपर कविताएं लिखनी शुरू हुई। ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स विद जैज रिदम्स, इन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म्स को जैज के साथ लिखा, ठीक है। और वर्नेकुलर स्पीच पर लिखना, जैसे ब्लैक्स बोलते हैं ना, किसी भी वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन की बोली में फ़र्क है, आप जब मूवीज़ देखना शुरू करेंगे तो वो थोड़ा अलग बोलता है, तो उसी तरह के वर्नाकुलर में ये कविताएं लिखनी शुरू हुई। इसे हार्लेम रेनेसांस बोलते हैं, ठीक है। ये अफ्रीकन अमेरिकन कालों का पुनर्जागरण काल है, 1920 और 1930 का दशक, ठीक है। द बीट्स, द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा सॉ द राइज ऑफ द बीट जनरेशन। भैया वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो 1945 में, ठीक है, 1939 में शुरू हुआ, 45 में ख़त्म हुआ। उसके बाद एक नई पीढ़ी आई जिसे हम द बीट जनरेशन बोलते हैं, विथ पोएट्स लाइक एलन गिन्सबर्ग। इसमें कई कवि आए जैसे कि एलन गिन्सबर्ग, जैक केरोक। चैलेंजिंग कन्वेंशनल नॉर्म्स, इन्होंने कई कन्वेंशनल नॉर्म्स को चैलेंज किया विद देयर रिबेलियस, अपने रिबेलियस और फ्री व्हीलिंग स्टाइल से। फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये जो बीट जनरेशन आई कवियों की, इन्होंने आध्यात्मिकता पर कविताएं लिखी, सेक्सुअलिटी पर लिखी और समाज को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। फिर आया है कन्फेशनल पोएट्री 20वीं शताब्दी में। 1950 और 60 के दशक में कवि आए जैसे कि सिल्विया प्लैथ, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, मतलब इसी लेक्चर में। रॉबर्ट लॉवेल और एन सेक्सटन पाइनियर्ड कन्फेशनल पोएट्री, इन्होंने कन्फेशनल पोएट्री लिखना शुरू किया जैसे इंडिया में कमला दास लिखती थी। यूजिंग वर्स टू एक्सप्लोर डीपली पर्सनल एंड ऑफन पेनफुल एक्सपीरियंसेस, वर्सेस का इस्तेमाल करके वो बहुत ही गहरे पर्सनल और कभी कभार तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक अनुभवों को लिखते थे अपने ये, इंक्लूडिंग मेंटल इलनेस, जिसमें मेंटल इलनेस शामिल है, फैमिली डायनामिक्स शामिल है और एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर शामिल है। जैसे कि कमला दास का इंट्रोडक्शन है जिसमें वो अपनी शादी के बारे में लिख रही हैं, ठीक है। फिर आता है कंटेम्प्रेरी अमेरिकन पोइट्री, यानी कि आपके और मेरे दौर की 1950 और 60 के बाद अभी 2024 तक का जो अमेरिकन पोइट्री लिखा गया है, यहाँ से आगे हम कल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। Julia Kristeva, yep. Julia Kristeva, Bulgarian French philosopher and literary critic. राधे कृष्ण अर्जुन, यू वेलकम लता, यू वेलकम सीता।